तो हमने कल डिस्कशन किया था यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी और भी बहुत सी चीज़ें हमें सीखनी है। जैसे आज मैं क्या दोस्तों को सिखाना चाहूँगा, क्रिएटिंग मेन फंक्शन। अब जिन दोस्तों ने सी नहीं पढ़ा उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जिन दोस्तों ने सी पढ़ा है वो जानते हैं कि सी में क्या होता है, मेन फंक्शन। इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस like C, C++, program execution starts with a special function having the name main. Without main function, those programs cannot execute. But in Python, it is not compulsory to define main function. But as program grows, it is better to define main function so that team members can predict from where the program executes, यानी एंट्री पॉइंट। तो अब तक हम बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे थे, तो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब हमारे बड़े प्रोग्राम आने वाले दोस्त हैं। तो टीम के मेंबर्स को कैसे पता चले कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन। जैसे एग्जांपल हमने कहा डिफाइन मेन, हमने कल पढ़ा था स्टेप फर्स्ट, डिफाइन अ फंक्शन। तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू eval इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने यूजर से फर्स्ट नंबर पूछ लिया। अब इसी तरह से हम यूजर से क्या पूछ ले, एंटर सेकंड नंबर। अब हमें पता है कि c बराबर क्या, a प्लस b, और हम कैसे प्रिंट करवाएं, सम इक्वल टू c। अच्छा, हमने कल पढ़ा था स्टेप 2, फंक्शन कॉल करना या इन्वोकेशन करना या एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे टैब क्यों आए, क्योंकि चाइल्ड स्टेटमेंट है। तो कल हमने पढ़ा था कि फंक्शन की 2 स्टेप होती है, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना। तो क्यों ना मैं 200 को प्रोग्राम चला के दिखाऊं। मैंने से कॉपी किया, आइडियली हमने ओपन किया। अच्छा, आज हमें VS कोड को इंस्टॉल करना भी सीखना है। तो मैं अपने इस टारगेट में एक को टारगेट ऐड कर देता हूँ, इंस्टॉलिंग VS कोड। हालांकि आप कोई भी टूल यूज़ करें, आपका प्रोग्राम हमेशा सेम रहेगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, VS कोड कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज सीख लेंगे। तो आपकी मर्जी, फिर आप आइडियली में प्रोग्रामिंग करें या फिर VS कोड में प्रोग्रामिंग करें। आगे चल के हम और भी बहुत से टूल्स यूज़ करने वाले हैं। अब हमने फाइल में कहा न्यू, अब इसे सेव कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन हम जानते हैं कि नोटपैड की इश्यूज़ हैं कि वो ज़्यादा टैबिंग कर देता है, तो मैं यहाँ पे टैबिंग ठीक कर देता हूँ। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो किस नाम से सेव किया जाए, इसे मेन फंक्शन के नाम से सेव किया जाए। ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है, क्रिएटिंग मेन फंक्शन .py। अब इसे रन करते हैं।
फर्स्ट नंबर पूछा तो मैंने कहा 2, फिर हमने कहा 3, तो हमें सम क्या मिल गया 5। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट के सर आपने ये क्यों लिखा, अगर हम ये नहीं लिखेंगे दोस्तों तो फंक्शन केवल डिफाइन हुआ है, हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि फंक्शन की 2 स्टेप होती है, एक होता है फंक्शन को डिफाइन करना, दूसरा जरूरत हमने फिर से यूज करना। तो यूज करने को हम कहते हैं कॉल करना, तो हमने उसे कॉल किया दोस्तों, तो वी शुड हैव टू कॉल द फंक्शन। अब इसे फिर से रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा फिर से। तो हो सकता है कि आने वाले सभी क्लासेस में मैं प्रोग्राम किस अप्रोच से बनाऊं, इस अप्रोच से। डिफाइनिंग फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अलावा मैं क्या डिफाइन करना चाहूंगा, कॉमा टेबल फंक्शन। अब देखिए हम पहले भी कई बार फैक्टोरियल सीख चुके हैं, और क्या सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। लेकिन हाँ, हम सीखना चाहते हैं कि उसी को हम फंक्शंस की मदद से कैसे करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारी क्या होती है, डिफाइनिंग फंक्शंस। डिफाइनिंग फंक्शंस, तो पहला मैं फंक्शन कौन सा डिफाइन करना चाहता हूँ, फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का एक नंबर चाहिए n। अब हमें टीचर ने सिखाया था कि हमारी आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1। तो हमने एक वेरिएबल लिया है f से f इक्वल टू 1। ये क्या है, ये है आइडेंटिटी वैल्यू फॉर प्रोडक्ट। मैं कई बार सिखा चुका हूँ ये चीज। अब हम जानते हैं कि एक लूप चलाना पड़ता है फॉर i इन रेंज 1 से लेके जो भी नंबर है +1। और हमने टीचर ने फॉर्मूला सिखाया था f इक्वल टू वॉट, f इंटू आई। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल सेम तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, f इंटू इक्वल टू आई। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। अब लास्ट में रिटर्न क्या करना है, लास्ट में रिटर्न करना है f, मीन्स रिटर्न बैक रिजल्ट, रिटर्न बैक रिजल्ट। अब कहाँ पे कितने टैब, तो यहाँ पे कितने टैब हैं, 1 टैब। यहाँ पे कितना टैब है, यहाँ पे भी 1 टैब है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 टैब आ गए, क्यों, क्योंकि चाइल्ड का भी क्या है, चाइल्ड। तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ ध्यान देना है कि चाइल्ड का भी चाइल्ड। अब यहाँ पे कितने टैब हैं, 1 टैब, क्योंकि इसके लेवल में चल रहा है। अब हमें बॉस ने कहा एक और फंक्शन डिफाइन कीजिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, टेबल। अब टेबल में भी क्या चाहिए, एक नंबर n, कि किसका टेबल चाहिए। अब हमें टीचर ने क्या सिखाया था, फॉर i इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 + 1। हालांकि मैं 11 लिख सकता हूँ, लेकिन हमेशा मैं क्या लिखना पसंद करता हूँ, 10 + 1। अब हम प्रिंट करवाएंगे, तो किसे प्रिंट करवाना है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे अच्छा तरीका ये है, कर्ली ब्रेसेस 0 इंटू कर्ली ब्रेसेस 1 इक्वल टू कितना, कर्ली ब्रेसेस 2 डॉट फॉर्मेट। पहले n प्रिंट हो, फिर i प्रिंट हो, फिर क्या, n इंटू आई, डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन। यहां पे कितने टैब हैं, यहां पे कितने टैब हैं, अच्छा यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, नो रिटर्न वैल्यू, बैक टू द पेरेंट। भाई पिछले एग्जाम्पल में कुछ वैल्यू रिटर्न बैक कर रहे थे, यहाँ पे रिटर्न बैक नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने कहा फैक्टर ऑफ 4, तो हमें आंसर क्या मिलता है 24। जबकि टेबल के केस में पूरा टेबल प्रिंट हो गया, हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम सिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक वो जो कुछ रिटर्न बैक करते हैं, एक वो जो कि सिंपली प्रिंट करते कुछ रिटर्न बैक नहीं करते हैं। अब जैसा कि आपने कहा, मैंने सिखाया था कि हम एक एंट्री पॉइंट बनाएंगे, डिफाइनिंग अ फंक्शन विच एक्ट एज एंट्री पॉइंट। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे उसका मैं नाम दे सकता हूं डिफाइन से 3 इडियट्स।
अब मुझे पता है कि मैं 3 इडियट्स को एंट्री पॉइंट मान रहा हूँ, लेकिन बाकी इंडस्ट्री को नहीं पता। बाकी इंडस्ट्री को किसकी हैबिट है? तो पूरी आईटी इंडस्ट्री एंट्री पॉइंट किसे मानती है? मेन फंक्शन को। सो टेक्निकली आई कैन गिव एनी नेम हियर, बट द रिकमेंडेशन इज वी कैन गिव अ नेम मेन, क्योंकि जो भी आईटी एक्सपर्ट है उसको पता है कि भाई मेन फंक्शन क्या होता है, एंट्री पॉइंट। बट नॉट कंपल्सरी कि आप नेम मेन ही दे, यू कैन गिव एनी नेम। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब मेरे टीम में इस कोडिंग को देखेंगे तो वो इसको भी नहीं पढ़ेंगे पहले, इसको भी पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले वो किसे पढ़ेंगे? मेन फंक्शन को, क्योंकि एंट्री कहाँ से होगी? मेन से। तो यहाँ मैं यूजर से कहूँगा एन इक्वल टू eval इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर। अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा से a इक्वल टू वॉट, फैक्टर ऑफ n। ये क्या है दोस्तों? स्टेप 2 है। किसको मैं कॉल कर रहा हूं? कॉलिंग विच फंक्शन? कॉलिंग फैक्टोरियल फंक्शन। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम कृपया करके किस फंक्शन को कॉल करें? फैक्टोरियल फंक्शन को। और रिजल्ट किस में स्टोर करें? स्टोर रिजल्ट इन वेरिएबल ए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा फैक्टर को किस में स्टोर हो जाएगा? ए में। अब हम प्रिंट करवाएंगे फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। अब क्योंकि मैं टीचर हूं तो अब आपको मैं पूरे टेक्निक याद करवा रहा हूं कि हमने कौन कौन से टेक्निक सीखे थे। तो हम किसका फैक्टर निकाल रहे थे दोस्तों? n का, जो किस में स्टोर्ड है? ए में। अच्छा, अब मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूं? टेबल। किसका टेबल? n का। ये भी फंक्शन कॉल है। नो नीड टू स्टोर वैल्यू सिंस नॉट रिटर्निंग बैक। देखिए यहां पे जो फैक्टोरियल फंक्शन था कुछ रिटर्न करा था दोस्तों, जिसको हमने किसमें स्टोर कर लिया? ए नाम के वेरिएबल में। लेकिन टेबल फंक्शन में देखिए कहीं भी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छा, अभी भी कोड चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें क्या लिखना पड़ेगा? मेन। ये क्या है? कॉलिंग मेन फंक्शन। अब आपको समझ में आया कि थोड़ी देर पहले हमने छोटा प्रोग्राम क्यों बनाया था। देखिए छोटे प्रोग्राम में भी ऐसा ही था। छोटे प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, मेन फंक्शन को कॉल किया। तो पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा था, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में टीचर ने क्या 3 फंक्शन बनाए। एक तो बनाया फैक्टोरियल फंक्शन, दूसरा बनाया टीचर ने टेबल फंक्शन, तीसरा क्या बनाया? मेन फंक्शन। और अंत में किसे कॉल किया? मेन फंक्शन को। अब आपको याद होगा अपने आपको ये हटा के दिखाया था। जब मैंने इसे हटाया था तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि फंक्शन डिफाइन तो हो गया लेकिन फंक्शन कॉल नहीं हुआ। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ अच्छी अच्छी जो बुक्स है वो ऐसे नंबरिंग करती हैं। यहाँ वो नंबरिंग करती है 1, जिससे कि जो भी रीडर बुक को पढ़ रहा है उसे समझ में आए कि पहले इस लाइन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एंट्री हुई। फिर वो दोस्तों किस फंक्शन के पास आया? फिर वो इस फंक्शन के पास आया। यहाँ पे हमने यूजर से क्या पूछा? एक नंबर पूछा। फिर वो इस फंक्शन पे आया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आया तो कौन सा फंक्शन कॉल हो गया? फैक्टोरियल। तो अब वो कौन से फंक्शन पे आ गया? इस फंक्शन पे। अब यहां से उसने कोडिंग एग्जीक्यूट की, फिर वो इस लाइन पे आया। तो लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट जो कनाडा में ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब करता, उसने क्यों पाइथन ज्वाइन किया था? कि उसके पास पाइथन के बहुत बड़े बड़े कोड अवेलेबल थे, लेकिन उसे समस्या क्या आती थी कि मैं उसे पढ़ूं कहां से? क्योंकि कोडिंग अवेलेबल होने से डिफरेंट थिंग, लेकिन कोडिंग को पढ़ना कैसे इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसको मैंने क्या सोचना सिखाया कि पहले तो मेन फंक्शन को ढूंढो कि तुम्हारे बड़े कोड में मेन फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले वो चलेगा। अब जैसे ही वो चलेगा तो मैं यहाँ लेके आ जाएगा, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर यहाँ पे 6 क्यों आया? क्योंकि सिस्टम में कौन से फंक्शन के पास लेके गया? फैक्टोरियल के पास।
अच्छा, अब लाइन नंबर 7 ये रहेगी दोस्तों, लेकिन अब हमें वो कौन से फंक्शन के पास लेके चलेगा? टेबल के पास। तो हम यहां आ जाएंगे। अच्छा, अंत में मैं लिख रहा हूं थैंक यू। तो अल्टीमेटली लाइन नंबर 9 क्या होगी? ये होगी लाइन। अब सपोज कि मेरे कनाडा वाले स्टूडेंट ने ये बैच अटेंड नहीं किया होता, तो टेक्निकली वो प्रोग्राम कहाँ से पढ़ रहा था? हमेशा यहाँ से पढ़ रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, जबकि काम करने का तरीका कहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों? इस नंबरिंग में लिखा हुआ है। तो जब तक आप बिगनरों में कुछ कोडिंग में से नंबरिंग करूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो कि कैसे प्रोग्राम को पढ़ना है, फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंस कैसा रहेगा। तो हमेशा कौन से फंक्शन को पहले देखना चाहिए? मेन फंक्शन को। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हजारों लाइन का कोड भी बनता है दोस्तों, 1000 तो बहुत कम में कह रहा हूँ लाइन्स। तो इतने बड़े कोड को आप कैसे समझोगे जब तक कि आपको प्रॉपर पढ़ने का तरीका नहीं आता होगा? अगेन क्योंकि यहाँ पे टैबिंग की इश्यूज है, तो मुझे टैबिंग ठीक करना होगा, नहीं तो कोड वर्क नहीं करेगा। चलिए, अब होप कि मैंने सब कुछ सही किया, उसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा आज का सेकंड प्रोग्राम है, क्रिएटिंग फैक्टोरियल टेबल एंड मेन फंक्शन। अब इसे रन किया जाए। अब जैसे कि मैंने कहा था कि टैबिंग के इश्यूज आते हैं ना, तो ये हमें नोटपैड से समस्या आएगी। या हो सकता है मैंने कहीं ऐसे कमेंटिंग किया हो बिना हैश लगाए। अब मुझसे नंबर पूछे जा रहा है दोस्तों, तो मुझे 5 का टेबल चाहिए और 5 का ही फैक्टोरियल चाहिए। तो 5 का फैक्टोरियल था 120। तो सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र 5 का फैक्टोरियल 120 है और ये 5 का टेबल है। हालांकि हम 2 नंबर पूछ सकते थे, फैक्टोरियल का अलग नंबर और मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए अलग नंबर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिसका फैक्टोरियल उसी का ही टेबल चाहिए। सो टेक्निकली यू कैन पिक 2 नंबर्स एन एंड एम। आप एन का फैक्टोरियल प्रिंट करवाते और एम का क्या प्रिंट करवाते? टेबल। लेकिन सिंपलिसिटी के मैंने दोनों चीजें एक ही में करवा दी। दोस्तों में फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करना होगा। अब विकिपीडिया पे आप सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्टोरी मिलेगी कि काफ़ी पहले एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मुर्गी खरीदी, यानी मुर्गी का पेयर खरीदा। अब 1 महीने बाद वो एक अंडा देगी ना, हर 1 महीने बाद एक अंडा देगी, उसमें से एक चूजा निकलेगा। फिर वो 1 महीने बाद बड़ा होकर वो अंडा देना शुरू करेगा। तो पहले दिन जिस दिन खरीदा उस दिन 0 अंडा। 1 महीने बाद कितने अंडे? 1। लेकिन 200 अगले महीने क्या होगा? जो चूजा था वो भी बड़ा हो जाएगा, तो इससे से अंडे बढ़ते जाएंगे। तो कितने अंडे होंगे उन्होंने उसका फॉर्मूला बनाया। तो पूरी स्टोरी आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। तो उस सीरीज को क्या नाम दिया गया? फिबोनाची सीरीज। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है इनिशियल 2 वैल्यूज आर फिक्स्ड। इनिशियल 2 वैल्यूज आर फिक्स्ड 0 एंड 1, क्योंकि पहले महीने कोई अंडा नहीं आया, अगले महीने एक अंडा आया। रूल 2 क्या कहता है? सक्सेसिव वैल्यूज आर एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। यानी आने वाले महीनों में क्या होगा? जो ओरिजिनल मुर्गी थी वो अंडा तो देगी, लेकिन साथ साथ जो चूजे बड़े होते रहेंगे वो भी अंडे देते जाएंगे। इसकी में प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमारे उस साइंटिस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, वो देखना चाहता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कितने अंडे जमा होते जाएंगे। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज रूल लिख लीजिए, हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं।
तो ये सीरीज कुछ ऐसी बनेगी दोस्तों, ये सीरीज बनेगी 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। ये एक इनफिनिट सीरीज है। अब हम इसका लॉजिक सोचेंगे कि कैसे इसे डिजाइन किया जाए। अब हमें कोई टीचर सिखा दे कि इसे सोचते कैसे, तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों हम दो वेरिएबल लेते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले वेरिएबल का नाम मैं ए दे देता हूं दोस्तों, दूसरे वेरिएबल का नाम बी, क्योंकि यहां पे मैं रूल 1 सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्योंकि रूल 1 कहता है कि दो वैल्यू फिक्स है। अब हमें आगे की टर्म निकालनी है, तो रूल 2 क्या कह रहा है कि बाकी वैल्यूज क्या हैं, पिछली दो टर्म्स का एडिशन। तो ये सी कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके, तो 0 + 1 बिकम्स 1। अच्छा, इसे प्रिंट करवा लेंगे, तो क्या प्रिंट हुआ 0। लेकिन दोस्तों आगे दिक्कतें कब आएंगी, बाकी टर्म्स निकालने में। तो आगे क्या होगा, इसको हम कहेंगे सी। अब इसको सी कह रहे हो तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, बी, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, ए, जिससे कि नेक्स्ट टर्म निकल पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म निकालने के बाद ऐसा करना पड़ेगा कि सी क्या बन जाए बी और बी क्या बन जाए ए, फिर इसे प्रिंट करवा देंगे। तो पहली बार क्या प्रिंट हुआ था 0, अब की बार क्या प्रिंट हो जाएगा 1। अच्छा, फिर हमें ये टर्म निकालनी है दोस्तों। अब इसको अगर मैं सी मान रहा हूं तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बी, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, ए। अब किसे प्रिंट करवाना है, इसे प्रिंट करवाना है। तो देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ 1। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, सी, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, बी, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, ए। यानी मैं सिंपली कहना चाहता हूं कि एक बार कोई टर्म निकल जाए तो हमें कुछ ऐसा मैजिक करना है कि थोड़ी देर पहले जो बी था वो ए बन जाए, और थोड़ी देर पहले जो सी था वो क्या बन जाए, बी, जिससे कि आगे वाली टर्म्स हम निकाल पाए। तो अभी जो मैं प्रोग्रामिंग करूंगा उसमें मैं यही लॉजिक यूज करूंगा। चलिए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले मैं बनाऊंगा प्रोग्राम जिससे मिस्टेक्स ना हो, फिर आप बनाएंगे। तो हमने डिफाइन लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली स्टेप क्या होती है, फंक्शन को डिफाइन करना। तो हमने इसका नाम दे दिया फिबोनाची। हालांकि आप छोटा नाम भी दे सकते हैं। अब इसको एक नंबर चाहिए n, number of terms. Here n represent number of terms to print. कि कितनी टर्म्स प्रिंट करना चाहते हो। अब हमें टीचर ने सिखाया दोस्तों, क्या इनिशियली a क्या मानो 0 और b क्या मानो 1। Now this is Python way. यूज ऑफ टपल, मैंने अपने दोस्तों को कुछ दिन पहले टपल पढ़ाया था। तो जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो एक्सपर्ट कैसे चेक करेगा कि आपको अच्छी पाइथन आती है या नहीं। जिनको अच्छी तरह से पाइथन नहीं आती वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे a = 0 b = 1। लेकिन जिन दोस्तों को पाइथन आती है वो एक ही लाइन में लिख देंगे क्या, कि भाई दो वेरिएबल है a, b, जिनकी वैल्यू क्या है 0 1। कारण क्या है दोस्तों, सी लैंग्वेज में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एक ही वेरिएबल आ सकता था। इन सी लैंग्वेज मैं लिख देता हूं ऊपर, in C, C++, Java, only one variable is allowed on LHS. LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल या असाइन ऑपरेटर। But in Python, we can specify multiple variables. We can specify multiple variables using concept of what? Using concept of tuple.
हालांकि मैं जब अब कोडिंग करूंगा तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, क्या a कॉमा बी इक्वल टू क्या 0,1, होप कि ऐसा भी चल जाए। अच्छा, हमें लूप चाहिए दोस्तों। क्यों लूप चाहिए? क्योंकि सीरीज है कितने टर्म्स की, n टर्म्स की। तो हमने कहा फॉर i इन रेंज, कहाँ से, 1 से लेके n+1, क्योंकि मैं कई बार समझ चुका हूँ कि n+1 हमें देना पड़ता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, c, या पहले a प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट a, फिर हमें क्या निकल रहा है c, तो c क्या a+b। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट सक्सेसिव टर्म, ये रूल सेकंड है। जबकि यहां मैंने क्या अप्लाई किया, रूल फर्स्ट, क्योंकि रूल फर्स्ट कहता है कि दो वैल्यू फिक्स है 0, 1। अच्छा, अब हमें मैजिक करना है दोस्तों, क्या, जो थोड़ी देर पहले क्या था a, वो क्या बन जाए b, b बिकम्स न्यू a, और c बराबर b बराबर क्या, c, c बिकम्स न्यू b। तो जो थोड़ी देर पहले b था वो a बन गया, देखिए जो b था वो a बन गया, और जो c था वो क्या बन गया, b। जैसे कि लूप जब आगे चले तो बाकी टर्म्स भी निकल आए, लेकिन हम जानते कि ये प्रोग्राम भी चलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितने टैब है, यहाँ तक 1 टैब है, यहाँ पे भी 1 टैब है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने टैब आना शुरू हो चुके हैं, 2 टैब, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी कोडिंग की हुई है हमारी। अब क्या मिसिंग है, मेन फंक्शन। हम यहाँ पे यूजर से कहेंगे क्या, n इक्वल टू eval इनपुट एंटर अ नंबर, या एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट। और क्या लिखें, फिबोनाची ऑफ n। ये क्या है, स्टेप सेकंड, फंक्शन को कॉल करना, जबकि ये क्या थी, स्टेप फर्स्ट, फंक्शन को डिफाइन करना। लेकिन हम जानते कि अभी भी प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेन, कॉलिंग मेन फंक्शन। तो अब हमें टीचर ने कहा फिर से नंबरिंग सिखाओ कि भाई नंबरिंग किस सीक्वेंस में चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा ये मेन फंक्शन, फिर वो हमें कहाँ लेके चलेगा, मेन फंक्शन के पास, फिर हमसे एक नंबर पूछा जाएगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ दोस्तों, तो हमें किस कोडिंग पे लेके चलेगा, इस कोडिंग पे, तो ये 5वें नंबर पे चलेगा, ये 6वें नंबर पे, बाकी कमेंटेड लाइन को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ये 7वें नंबर पे, और फिर ये 8वां नंबर, ये 9वां नंबर, और ये 10वां, और ये 11वां। अब पहले मैं इस कोड को चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जो कोड बनाया वो ओके है या नहीं। तो जल्दी से इस कोडिंग को कॉपी किया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा, जो मैंने ब्रैकेट्स लगाए इसको हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि टपल इज इम्यूटेबल, यानी रीड ऑनली। हालांकि लिखना सही है, लेकिन हम बार बार ए और बी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम ए और बी को चेंज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये लाइन चलेगी और ऊपर वाली एरर दे देगी, शायद, करने में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों लाइंस को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इनके भी ज़रूरत नहीं है। अब टैबिंग सबसे पहले मुझे ठीक करनी होगी, क्योंकि बिना टैबिंग के काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे भी हमने टैब हटा दिए हैं। चलिए, अब मैंने कोडिंग सही कर दी है, इसे सेव कर लिया जाए। अब इसे रन करते हैं दोस्तों, होप कि मैं पास हो जाऊं।
एक्चुअली मैं लॉजिक के फॉर्म में लिख रहा था, जबकि हम जानते कि यहाँ पे प्रिंट में क्या आता है हमेशा, ब्रैकेट्स। क्योंकि लॉजिक में मैंने सिंपली प्रिंट लिखा था, तो यहाँ पे भी प्रिंट लिख दिया। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई, हमने कहा 10 टर्म्स। नाउ इफ यू कैन सी हमें 10 टर्म्स मिल रही है दोस्तों, क्या 0 1 1 2 2, लेकिन हमें ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। तो हम चाहते कि लास्ट में लाइन चेंज ना हो, तो एंड इक्वल टू क्या दे दें, स्लैश टी। बाय डिफॉल्ट वो स्लैश इन होता है, लाइन चेंज हो जाती है, लेकिन हम लाइन चेंज नहीं करना चाहते हैं। अच्छा ये चल गया, तो बेहतर कि मैं इसे कमेंट कर दूँ, यानी ये चल रहा है। अब मैं किससे एक्टिवेट कर दूँ, इससे एक्टिवेट करूँ। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कही 10, अब भी वर्क कर रहा है। तो क्या दोस्तों 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। तो पहले महीने दोस्तों 0 अंडा, अगले महीने 1 अंडा, अगले महीने भी 1 अंडा, क्योंकि चूजा भी बड़ा नहीं हुआ है। चूजा अब यहाँ से अंडे देना शुरू करेगा, तो 1 अंडा ओरिजिनल मुर्गी का, 1 चूजे का। फिर उसके बाद क्या होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चूजे भी बड़े होते जाएंगे और अंडे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। सो दैट्स अ प्रोग्राम। दूसरे में अभी भी पढ़ा कंसेप्ट ऑफ टपल, तो हम क्यों ना ऐसा लिखें इस बॉक्स की जगह। दोस्तों हम जानते हैं कि ए में क्या आना चाहिए, ए में क्या आना चाहिए, बी। भाई ए में क्या आना चाहिए, बी। और बी में क्या आना चाहिए, बी में आना चाहिए सी। और सी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों। मैं फिर से समझाना चाहूंगा, सब्स्टिट्यूशन लॉ। सब्स्टिट्यूशन लॉ दोस्तों, हम जानते कि ए में क्या असाइन हो रहा है, बी। सहमत है मेरी बात से आप लोग कि ए में असाइन हो रहा है बी, लेकिन दोस्तों बी में क्या असाइन हो रहा है, सी। बी में असाइन हो रहा है सी, लेकिन दोस्तों सी का फॉर्मूला क्या है, सी बराबर व्हाट, ए प्लस बी। तो टीचर ने ऐसा लिख दिया। तो टेक्निकली इंटरव्यू में आपसे क्या लॉजिक चेक किया जा रहा है, ये लॉजिक चेक किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी टीचर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाई थी कि पाइथन की विशेषता क्या है, कि पाइथन में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो कैंपस में सिलेक्शन कब होगा, व्हेन वी राइट इन दिस वे। भाई सिंपल लिखा है ए इक्वल टू बी, हम लिखा है ए इक्वल टू बी, बी बराबर क्या लिखा है सी, और सी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। तो फायदा क्या हुआ कि मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल ए और बी से ही काम चल गया। तो पहले हमारे दोस्त ऐसे ट्राई करेंगे और फिर ऐसे ट्राई करेंगे। तो ये स्टार स्टार वन है कि पहले ऐसे ट्राई करना फिर ऐसे ट्राई करना। तो चलिए मैं देखता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है कि सही। वापस हम यहाँ चलते हैं और इन तीनों लाइन को डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल करने के लिए कमेंट हमने सिंपली लिख दिया a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। होप कि मैं पास हो जाऊं। हमने कहा नंबर ऑफ टर्म्स में केवल 5 टर्म्स, अगेन 5 टर्म्स हमारी मिल रही हैं, यानी हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। दोस्तों अब आप लोगों को होमवर्क दिया जाए, तो होमवर्क है दोस्तों के लिए ट्रिबोनाची सीरीज। होमवर्क ट्रिबोनाची सीरीज। सिमिलरली क्या हो सकता है, टेरानासी, पेंटानासी, जो भी नाम देना चाहो। भाई फिबोनाची में 2 टर्म्स फिक्स थी, तो ट्रिबो में क्या है, 3 वैल्यू फिक्स है। टेरा में कितनी वैल्यू फिक्स है, 4। दीज आर द जनरलाइज्ड फॉर्म, ये जनरलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो ट्रिबोनाची क्या कहता है, फर्स्ट 3 टर्म्स आर फिक्स्ड, फर्स्ट 3 टर्म्स आर फिक्स्ड। और कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 0 1 1।
रूल सेकंड क्या कहता है? सक्सेसिव टर्म्स आर एडिशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? एडिशन ऑफ प्रीवियस 3 टर्म्स. अब कोई कहता है ये टेरानासी है, तो कितनी टर्म्स फिक्स हो जाती? 4. और अगली टर्म कैसे निकलती? पिछली 4 टर्म्स के एडिशन से, क्योंकि फिबोनाची लिखा है. अभी मैंने कल 2 मुर्गियाँ खरीदी. किस किताब में लिखा है कि 2 मुर्गियाँ ही साथ में खरीदनी है? हम 3 मुर्गियाँ भी साथ में खरीद सकते हैं, 4 मुर्गियाँ भी साथ में खरीद सकते हैं. अब हमेशा की तरह इसको अगर मैं फिगर से समझाऊं तो फिगर कैसा बनेगा? तो इंटरव्यू का रूल कहता है कि पहले में फिबोनाची सीरीज कहा जाता है. जब हम सही बना रहे तो हमसे कह रहे थे कि ट्रिबोनाची बना के दिखाओ, क्योंकि उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि आप प्रोग्राम रट के आए हो कि आपको प्रोग्रामिंग आती है. क्योंकि जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी वो फिबोनाची को देख के क्या बना लेंगे? ट्रिबोनाची. लेकिन जो रट के आएंगे वो क्या बना पाएंगे? केवल फिबोनाची. तो दोस्तों इसकी सीरीज क्या बनना चाहिए? 0 1 1. लेकिन इन तीनों का सम कितना? 2. इन तीनों का सम कितना? 4. इन तीनों का सम कितना? इन तीनों का सम कितना? 13 एंड सो ऑन. तो हमने जैसे फिगर बनाया था वैसे इसका भी फिगर बन सकता है, यानी घर में आप कोडिंग कर सकते हो. तो दोस्तों हमारे रूल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? 3 वैल्यू फिक्स रखनी चाहिए. कौन सी? ए, बी और क्या? सी. क्योंकि यहां पे क्या अप्लाई हो गया? रूल 1 अप्लाई हो गया. लेकिन रूल 2 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल डी बनाना पड़ेगा. तो बेचारा डी कैसे निकलेगा? इन तीनों को ऐड करके. अब इसे हम प्रिंट करवा लेंगे. लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब इसको मानना पड़ेगा डी. जो डी था उसे बनाना पड़ेगा सी, जो सी था उसे बनाना पड़ेगा बी, और जो बी था उसे क्या बनाना पड़ेगा? ए. जिससे कि हम इन तीनों को ऐड करके क्या निकाल पाए? ये टर्म निकाल पाए. फिर इसे प्रिंट करवाना पड़ेगा. तो जो प्रोग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया ये वही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे मैं डी वेरिएबल एक नया मानना पड़ा जो कि सी प्लस बी प्लस ए से बन रहा है. दोस्तों हमें छोटा सा एक कंसेप्ट सीखना है जो है कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. फंक्शन इन पाइथन, also in C++, C Sharp and Apple Swift. ये कंसेप्ट हमारे बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है. ये क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन we can specify some default value for the parameter. बेनिफिट क्या होगा? ड्यूरिंग फंक्शन कॉल if some value is missing, then Python uses the default value. जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, हम एक इंटरेस्ट फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं. डिजाइन इंटरेस्ट फंक्शन with default rate 6.25 and time 1 year. हम एक इंटरेस्ट फंक्शन डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें डिफॉल्ट रेट हम क्या मानना चाहते हैं? 6.25 और टाइम कितना? 1 ईयर.